नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का पूरा पेपर, यानी कि यूनिट 1 से लेकर कर और यूनिट 5 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा होगी। जितने भी टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वही इस वीडियो में बताए जाएंगे और रिवीजन आपका इस वीडियो में सभी यूनिट का करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जो आपका ह्यूमन ग्रोथ का जो पेपर है उसकी जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, जो आपका एजुकेशनल असिस्मेंट का पेपर है, एजुकेशनल असिस्मेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज का जो आपका पेपर है उसकी भी जो लॉन्ग वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है। तो दोस्तों, ये पेपर होने के बाद में आप ह्यूमन ग्रोथ का देख लीजिएगा, उसके बाद में आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी 2 वीडियोस आपकी बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यह जो पुस्तक आपकी है एजुकेशन साइकोलॉजी, दोस्तों यह जो आपकी पुस्तक है यह दी थॉर्नडाइक ने। अगर हम बात करें कि पशु मनोवैज्ञानिक तो बात होगी थॉर्नडाइक की। तो थोड़ा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जान लेते हैं। यह व्यवहार इस समय क्या है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है या मनोविज्ञान है। अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं दोस्तों, तो इस समय का मनोविज्ञान कैसा है, तो दोस्तों इस समय का मनोविज्ञान जो है वो व्यवहारात्मक है। और जब 16वीं शताब्दी थी तब कहा जाता था आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को तब आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन इस समय मनोविज्ञान जो है आपका वो कैसा, वो व्यवहारात्मक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, जो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक मैंने आपको बता दी, एजुकेशन साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक जी के द्वारा दी गई और स्किनर जी के द्वारा इसकी परिभाषा क्या दी गई, देख लीजिए कि स्किनर जी ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, इन्होंने दोस्तों कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की सीखे संबंधी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा गया। और शिक्षा मनोविज्ञान से आपसे पूछा जा सकता है तो आप लोग लिख दीजिएगा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। तो दोस्तों, अगर क्षेत्र की बात की जाती है तो अगर हम पहले क्षेत्र की बात करते हैं तो पहला होता है आपका विद्यार्थी। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहला आपका विद्यार्थी, उसके बाद सीखने संबंधी अनुभव, उसके बाद में आपका सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, सीखने से संबंधित परिस्थितियां एवं वातावरण। तो ये सभी चीज़ें आपके शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में दोस्तों, आखिरकार शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। अगर हम महत्व पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के, तो आपसे 5 नंबर में शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वों को पूछा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षा, जहाँ पर बालक को केंद्र माना जाएगा, यानी कि बालक की जो भी रुचियाँ होंगी, जो भी क्षमताएं होंगी, जो भी योग्यताएं होंगी, जो भी पाठ्यक्रम होगा उसके अनुसार निर्धारित किया जाएगा और उसको उसकी रुचि के अनुसार ही पढ़ाया जाएगा। दूसरा आपका होगा इसमें अनुशासन। दोस्तों, अनुशासन में क्या रहता है, अनुशासन में क्या होता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास करने के लिए बच्चे के लिए अनुशासन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
बच्चा कहीं मारपीट तो नहीं कर रहा, किसी को विद्यालय के दौरान मार तो नहीं रहा, किसी के ऊपर थूक तो नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें, और विद्यालय समय से आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोस्तों ये सब अनुशासन के अंतर्गत जाती हैं आपकी। शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन, अगर मान लीजिए तीसरा आपका क्या होगा, शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन। अगर टीचर किसी भी प्रकार से बच्चों को सिखा रहा है और वो सिखाने में थोड़ा सा बच्चा उस विधि से नहीं सीख रहे हैं, तो क्या करेगा, उस शिक्षा पद्धतियों में परिवर्तन करेगा। पाठ्यक्रम बच्चों के अनुसार बनाया जाएगा, पाठ्यक्रम लचीला बनाया जाएगा जिससे कि बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकें। व्यक्तिगत विभिन्नता, आप सभी को पता है कि प्रत्येक बच्चा जिसकी योग्यताएं, क्षमताएं और उसकी रुचियां, अभिरुचियां दोस्तों ये क्या होती हैं, ये भिन्न भिन्न होती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही बच्चे को क्या कराया जाएगा, शिक्षण कराया जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद में अगर हम वातावरण की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के अंतर्गत चली जाएंगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता पर, मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे की रुचियां, बच्चे का आकार, बच्चे की बुद्धि लब्धि, बच्चे की अभिवृत्तियां, बच्चे का ज्ञान, बच्चे की कार्य करने की क्षमता, बच्चे की जो क्षमता है उसका स्वरूप, दोस्तों ये सभी चीज़ें होती हैं। तो क्या दोस्तों, हर बच्चा क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। अगर हम टायलर के अनुसार बात करें तो इन्होंने क्या कहा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्य, गति संबंधी क्षमताएं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में जो माप की जा सकती है, उसे जो विभिन्नताएं हैं उसकी उपस्थिति में सिद्ध किया जा चुका है। प्रकार पर अगर हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपका शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, नेक्स्ट आपका आ जाएगा रुचियों में भिन्नता, विचारों में भिन्नता, चरित्र में भिन्नता, ये सभी चीज़ें आपको दिख जाएंगी आपके प्रकारों में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कारण क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों वंशानुक्रम होता है जो कि हमारे माता पिता से हमको मिलता है। ऐसे ही क्या होता है, ये भी एक कारण, एक वातावरण कारण होता है प्रत्येक जलवायु के अंतर्गत इधर से उधर। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, जाति, प्रजाति, देश, संस्कृति, आयु, बुद्धि, ये सभी चीज़ें दोस्तों कारक होती हैं। और शिक्षा व आर्थिक दशा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है। अगर अब हम बात करते हैं दोस्तों कि परीक्षण विधियों की, या आपसे अगर पूछ दिया जाए कि आपका जो प्रयोगात्मक विधि है इसके लाभ क्या हैं, या प्रयोगात्मक विधि के चरण क्या होते हैं, या निरीक्षण विधियां क्या होती हैं, तो अगर आपसे ये चीज़ें पूछता है तो निरीक्षण विधियों की अगर हम बात करें, जिसको हम निरीक्षण को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑब्जर्वेशन। अगर हम बात करते हैं निरीक्षण की तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो निरीक्षण आपका क्या कहलाएगा, निरीक्षण एक सामान्य अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। निरीक्षण का सामान्य अर्थ क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना होता है निरीक्षण का सामान्य अर्थ। हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखकर उसकी मानसिक दशा का अनुभव लगा सकते हैं। ये जाएगा आपका निरीक्षण के अंतर्गत, ये जाएगा आपका निरीक्षण के अंतर्गत। निरीक्षण करने के लिए दोस्तों क्या होता है, हम औपचारिक रूप से भी निरीक्षण कर सकते हैं और अनौपचारिक रूप से भी निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में आपका थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और मैं बात करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा जो कि आपका है अधिगम में अध्यापक की भूमिका, यानी कि बच्चे को हम कैसे लर्निंग कराएंगे, बच्चा कैसे सीखेगा, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और अभी आपके अधिगम की भी बात करेंगे, जो आपके जितने भी
आपके, चाहे वह आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत हो, चाहे वह पियाजे का सिद्धांत हो यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो, ये सभी सिद्धांत अभी मैं आपको बताऊंगा और जहां से 1 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो अध्यापक होता है उसका अधिगम में क्या भूमिका होती है? चिंतन स्तर के शिक्षक जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वो इसमें भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिससे शिक्षक का कार्य क्या होता है? बच्चे की रुचियों को जानना, उसे ऊंचा उठाना और बच्चों की जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जो कल्पना है उसको पकड़ना या समस्या समाधान करना, बच्चों को उन्नति की ओर ले जाना, ये सभी क्या दोस्तों एक अध्यापक का कार्य होता है। किस प्रकार से अध्यापक बच्चों को सिखाएगा? दोस्तों, सरल से कठिन की ओर। कैसे सिखाएगा? कोई भी टॉपिक को सिखाएगा तो कैसे सिखाएगा? सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बच्चे को सिखाने का प्रयास करेगा। इन विधियों के, इन तरीकों का प्रयोग करेगा। कैसे? तीसरा क्या आपका? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर ऐसे हम कह सकते हैं तो मूर्त से अमूर्त की ओर, या कह सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये सभी तरीके अपनाए जाएंगे सीखने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए अध्यापक उपयोगी करेगा, या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसको प्रबंधन करने के तरीके, यानी कि लचीलापन होना चाहिए, ज्ञान संबंधित ज्ञान का निर्माण करना चाहिए, गहन सोच होनी चाहिए, सजा व पुरस्कार की बात होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बाद में अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक लगा लें तो वृद्धि और विकास, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। वृद्धि क्या है, विकास क्या है? तो वृद्धि क्या है, मैं हर बार जब भी बताता हूँ तो यही डेफिनेशंस रहती हैं। वृद्धि का अर्थ होता है, अब वृद्धि की अगर बात की जाए तो क्या होगा वृद्धि का अर्थ? वृद्धि का अर्थ है बालकों की शारीरिक संरचना के विकास से है, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई, अन्य अंगों का विकास होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक व बाह्य दोनों हो सकती है और या एक निश्चित उम्र तक होती है। भौतिक पहलू में जो होता है इसकी जो भौतिक पहलू रहते हैं इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो सोरेनसन के अनुसार, अगर परिभाषा की बात करें सोरेनसन के अनुसार, यानी कि हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार, शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सके। अगर हम हरलॉक की बात करते हैं तो कहेंगे अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन। अगर हम ऐसे विकास की बात कर लेते हैं, और विकास को हम क्या कहेंगे? विकास को हम क्या कहेंगे? तो विकास को कहेंगे, विकास से तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, बौद्धिक परिपक्वता हासिल करना। इतनी चीज़ें आपकी विकास के अंतर्गत आएंगी। और स्किनर ने क्या कहा विकास के बारे में? स्किनर ने कहा कि विकास जीव व उसके अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो सकता है। अब हम इनके बीच के अंतर की बात कर लेते हैं दोस्तों। और अगर आपसे अंतर पूछता है तो इधर हम लिख लेंगे वृद्धि और इधर लिखेंगे विकास। वृद्धि और विकास, मैंने बताया कि वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। विकास आंतरिक होता है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि निश्चित समय तक होती है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और विकास का एक व्यापक अर्थ में होता है, व्यापक अर्थ में होता है। और वृद्धि की कोई दिशा नहीं या एक निश्चित दिशा में होता है। वृद्धि दिखाई देती है, विकास दिखाई नहीं देता। वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को मापा नहीं जा सकता। लगभग आपको 6 से 7 मैंने अंतर बता दिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा इन सभी अंतरों को। बालक की विशेषताएं, जो भी एज है आपकी, अगर हम बात कर लेते हैं एज की, तो अगर हम बात करेंगे शैशवावस्था की, दोस्तों गर्भावस्था, लगभग में गर्भावस्था का जो समय रहता है, पहले बात कर लेते हैं गर्भावस्था, और यह दोस्तों 270 दिन आपको देखने को मिल सकता है। गर्भावस्था ये आपका 270 दिन कहीं कहीं पर, लेकिन जो एग्जैक्ट होता है वो होता है आपका 280।
अगर आप कहीं पर भी अपनी कॉपी में लिखेंगे तो जो गर्भावस्था का समय रहता है वो 280 दिन रहता है। कितना दोस्तों? 280 दिन रहता है गर्भावस्था का समय। अगर हम अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि शैशवावस्था का समय क्या रहता है, तो दोस्तों यह रहता है आपका 0 से 6 वर्ष। अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की तो दोस्तों यह 6 से 12 वर्ष। अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था की तो 12 से 18 वर्ष। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रौढ़ावस्था की या आपकी वृद्धावस्था की तो वृद्धावस्था आपकी 55 से या 60 से ऊपर चली जाएगी। और उसके बाद में आपकी जो युवावस्था होगी, प्रौढ़ावस्था होगी, ये सारी अवस्थाएं रहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये 3 अवस्थाएं थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो कि आपके वृद्धि और विकास के सिद्धांत हैं। अगर हम वृद्धि का सिद्धांत बताएं, विकास का सिद्धांत बताएं, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, वृद्धि और विकास के सिद्धांत में क्या दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत पहला रहेगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और जब कंटिन्यूटी रहेगी निरंतरता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या रहेगा, इसके अंतर्गत शारीरिक व मानसिक विकास धीरे धीरे और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पर जो वृद्धि होती है वो कुछ आयु के बाद रुक जाती है। दूसरा आपका जीवन के आरंभिक वर्षों में तीव्र गति, जीवन के आरंभिक वर्षों में तीव्र गति अगर रहती है तो क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो विकास होता है वो तीव्र गति से रहता है, लेकिन जो उसकी वृद्धि होती है वो प्रारंभिक 3 वर्षों में अधिक रहती है, उसके बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसके बाद में विकास साधारण से विशेष की ओर रहता है। उसके बाद में अभी मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत भी पाया जाता है। नेक्स्ट आपका वंशानुक्रम और वातावरण, एकीकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत और विकास का की जो भविष्यवाणी का सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत बताए गए विकास और वृद्धि के सिद्धांत। अगर हम बच्चे के होल चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि सर्वांगीण विकास की बात करें, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा शारीरिक व पेशी विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सौंदर्यात्मक विकास, नैतिकता का विकास, और आपका आ जाएगा व्यवसायिक विकास और भाषा का विकास। इतने विकास आपके हो जाएंगे बच्चे के होल चाइल्ड डेवलपमेंट में। और इसी प्रकार अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक नंबर के जो प्रश्न जहाँ से बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करते हैं अधिगम की, तो वहाँ पर दोस्तों आपको बैंडूरा का सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा। बैंडूरा का दोस्तों क्या आपका जो बैंडूरा ने बोला था कि सामाजिक अधिगम, दोस्तों बैंडूरा ने कहा था, प्रयोग किस पर किया, बोबोडॉल पर। प्रयोग किस पर किया दोस्तों, बोबोडॉल पर। और इन्होंने सिद्धांत दिया, कहा कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। और इन्होंने बताया, जो इन्होंने प्रयोग किया था उसमें इन्होंने फिल्म दिखाई थी, पिक्चर दिखाई थी, और जब बच्चों ने प्रतिक्रियाएं दी थी उस पिक्चर को देख करके, यानी कि समाज में रह कर के बच्चा अधिगम करता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे बैंडूरा ने दिया। और टोटल आपने पढ़ लिया होगा कि किस पर क्या हुआ था। तो ये चीज़ें चलिए मैं बता देता हूँ उसका प्रयोग क्या था। तो अगर हम प्रयोग पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, 3 ग्रुप बनाए थे जहाँ पर बच्चों को रखा, और क्या किया, बोबोडॉल को एक व्यक्ति को मारते हुए दिखाया गया, एक व्यक्ति को सामाजिक कार्य करते हुए दिखाया गया, और एक व्यक्ति के साथ उसके बोबोडॉल के साथ में एक व्यक्ति क्या कर रहा था, उससे प्यार कर रहा था। तो बच्चे यहाँ से क्या सीखे, जिसके सामने मारते हुए दिखाया जा रहा था तो वो मारना सीख रहे थे। जब उसको बोबोडॉल बाद में दिखाई गई तो उन्होंने उस पर आक्रामक व्यवहार किया। जिस बच्चे ने सामाजिकता का परिचय दिया गया तो उसने सामाजिक कार्य किए, नमस्ते हुआ आपका, शाबाशी देना हुआ, ताली बजाना हुआ। और दोस्तों जिन बच्चों को मारते हुए दिखाया जा रहा था तो उन बच्चों ने उसको मारा, और जिन बच्चों को प्यार करते हुए दिखाया जा रहा था तो उन बच्चों ने बोबोडॉल को प्यार किया। तो इससे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि बच्चा सामाजिक अधिगम करता है, बच्चा अधिगम करके सीखता है, बच्चा समाज में रह करके सीखता है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बात करेंगे डेवलपमेंटल डिले की, यानी कि विकासात्मक देरी। विकासात्मक देरी क्या होती है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो विकासात्मक देरी क्या होती है, जब किसी बच्चे का
शारीरिक, जब किसी बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास उसकी गति के अनुसार ना होकर थोड़ा कैसा, थोड़ा धीमा पड़ जाता है। तो थोड़ा धीमा अगर पड़ जाएगा तो क्या होगा, जो विकासात्मक देरी के बच्चे होंगे वो सामान्य बच्चों से थोड़ा कम सीखेंगे, जिससे क्या होगा, वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ में पिछड़ जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, विकासात्मक देरी कहेंगे। यह जन्म से पहले भी हो सकता है, जन्म के समय भी हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है। लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, अगर हम थोड़ा सा लक्षणों पर बात कर लें तो लक्षण आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों। लक्षण आपको देखने को मिलेंगे सोचने समझने तर्क शक्ति का अभाव, किसी से वार्तालाप करने में, समय से लिखना पढ़ना भोजन करना ये ना सीख पाना, बैठना खड़े होना ना सीख पाना, चलना ना सीख पाना। तो ये सभी क्या दोस्तों विकासात्मक देरी के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से विकासात्मक देरी के लक्षण। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वंशानुक्रम। और अगर वंशानुक्रम की बात होती है तो वंशानुक्रम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपके माता पिता से कुछ चीज़ें आपको प्राप्त हुई वंशानुक्रम के द्वारा, यानी कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का उनकी संतानों में हस्तांतरण क्या कहलाता है दोस्तों, वंशानुक्रम होता है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम है, याद रखिएगा। और वातावरण क्या होता है, वातावरण की अगर बात की जाए तो आप सभी ने वातावरण के बारे में पढ़ा होगा और कहा गया होगा वातावरण के प्रभाव क्या होगा दोस्तों, वातावरण के प्रभाव के कारण बालक को डॉक्टर, नेता, वकील कुछ भी बनाया जा सकता है। किसने कहा था दोस्तों, वॉटसन ने कहा था मुझे एक बालक दे दो और मैं उसे वकील, डॉक्टर, कलाकार, नेता, अभिनेता जो भी बनाना चाहूँगा बना दूंगा। कैसे, वातावरण में रख करके, उसको अच्छा वातावरण दे करके। तो अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक की, तो दोस्तों यह होगा आपका शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास दोस्तों बाल्यावस्था में कैसा होता है, किशोरावस्था में कैसा होता है और आपका शैशवावस्था में कैसा होता है। तो दोस्तों जो शैशवावस्था होती है उसमें जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं शारीरिक विकास की। तो दोस्तों बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है उस समय उसकी जो हड्डियां होती हैं वो 270 के करीब में होती हैं। अगर बात करते हैं कि शैशवावस्था में बच्चे की हड्डी जो होगी, जो बालक की हड्डी होगी शैशवावस्था में वो कितनी होगी, तो 270 के करीब में हड्डियां होती हैं। दोस्तों बच्चे का भार नॉर्मल 3 किलोग्राम होता है और जो मस्तिष्क का भार होगा, किसका भार, मस्तिष्क का भार, तो दोस्तों यह होगा आपका 350 ग्राम, 350 ग्राम। समझ गए होंगे आप लोग। और अगर हम शैशवावस्था की थोड़ी सी बात कर लें तो दोस्तों इसको कहा जाता है, शैशवावस्था को कहा जाता है जीवन का आदर्श काल। शैशवावस्था का समय आपको बताया मैंने 0 से 6 वर्ष, और इसी के अंतर्गत अगर पूर्व शैशवावस्था की बात करता है तो 0 से 3 वर्ष, और अगर आपसे बात करता है उत्तर शैशवावस्था की 3 से 6 वर्ष। फ्रायड ने क्या कहा शैशवावस्था को, कामुकता की भावना कहा। और अगर हम बात करते हैं तो उत्तेजना नामक जो संवेग होता है वो बच्चे में पाया जाता है, आत्म प्रेम की भावना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था के कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे 1 नंबर में पूछ दे कि आप बताइएगा कि गिरोह की अवस्था किसको कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। गंदी अवस्था अगर आपसे पूछता है तो बाल्यावस्था को कहते हैं। चुस्ती की अवस्था अगर आपसे पूछता है तो बाल्यावस्था को कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था आपसे अगर पूछता है तो बाल्यावस्था को कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो काफ़ी तेज होता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, खेलने जाता है। और सीखने का अनोखा काल कहा जाता है, सीखने का अनोखा काल कहा जाता है कौल एवं वृक्ष के द्वारा बाल्यावस्था को। सीखने का अनोखा काल या संवेगात्मक परिस्थितियों का अनोखा काल या जीवन का अनोखा काल, ये दोस्तों कहा जाता है बाल्यावस्था को।
अगर हम बात कर लेते हैं आपकी किशोरावस्था की और थोड़ा सा बाल्यावस्था में हड्डियों की अगर बात कर लें दोस्तों, यहाँ पर शैशवावस्था से ज़्यादा हड्डियाँ हो जाती हैं। लंबाई भी 2 से 3 इंच बढ़ती है और मस्तिष्क के भार में लगातार परिवर्तन होता है। अगर हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो कि है आपकी किशोरावस्था, तो दोस्तों किशोरावस्था में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किशोरावस्था आपकी क्या होती है, तो हम कहेंगे कि आंधी, तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था किशोरावस्था को कहते हैं। इसकी एज दोस्तों होती है 12 से 18 वर्ष। अगर आपसे बोलता है वैलेंटाइन तो घनिष्ठ मित्रता, गेट्स काम शक्ति की परिपक्वता, टीनेजर ने कहा किशोरावस्था को क्या कहा, जीवन का बसंत काल किशोरावस्था का, और समाज सेवा की भावना जो होती है वो किशोरावस्था में होती है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हड्डियाँ दोस्तों 206 हो जाती हैं और वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे किशोरावस्था के बारे में। अब अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा आपके संवेग पर, अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपका इमोशन जो है, आपका संवेग जो है वह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट संवेग। आपसे कहेगा कि संवेग क्या है, तो आप कहेंगे संवेग व्यक्ति की क्या है, उत्तेजित दशा है। क्या है दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है, और यह ई प्लस मोशन शब्द से बना है। ई का मतलब होता है अंदर से और मोशन का शब्द होता है, अर्थ होता है बाहर की ओर प्रदान करना। और अगर हम थोड़ा सा संवेग के बारे में और थोड़ा सा जान लें तो संवेगों के 2 प्रकार बताए गए, एक आपका रागात्मक, दूसरा आपका द्वैतात्मक। मैकडूगल ने, याद कर लीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए और उनकी 14 ही मूल प्रवृत्तियां बताई। मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग बताए गए। इनकी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। दोस्तों क्या बताया, भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, कामुकता और आपका आश्चर्य, एकाकीपन, भूख, अमोद, रचना, ये सभी चीज़ें आपकी बताई गई संवेग में। और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा जो कि है गामक विकास। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि बच्चे का पैर का विकास कैसे होता है, उसकी भुजाओं का विकास कैसे होता है, धड़ का विकास कैसे होता है। सामाजिक विकास थोड़ा सा अगर आप बात करेंगे सामाजिक विकास क्या होता है, तो जान लीजिए सामाजिक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास हरलॉक के अनुसार अगर हम जानते हैं तो सामाजिक विकास का अर्थ जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। दोस्तों सामाजिक विकास बच्चे का होल चाइल्ड डेवलपमेंट किया जा सके बच्चे का। और सामाजिक विकास में आपकी आते हैं एरिक एरिक्सन। अगर आपसे पूछता है कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो दिया दोस्तों एरिक एरिक्सन ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जहां पर इन्होंने 8 प्रकार के जो आपकी 8 प्रकार की अवस्थाएं वो 8 प्रकार की बताई। पहली अवस्था आपकी बताई विश्वास व अविश्वास की अवस्था। दूसरी अवस्था आपकी बताई गई स्वतंत्रता व संदेह की अवस्था। तीसरी आपकी बताई गई आत्मबल व अपराध की अवस्था। चौथी अवस्था आपकी बताई गई परिश्रम व हीनता की अवस्था। और इसी प्रकार से आपके 5वीं अवस्था आपकी बताई गई पहचान, भूमिका, द्वंद्व। नेक्स्ट आपका घनिष्ठता एवं अलगाव की अवस्था, सृजनात्मकता व निष्क्रियता, ईमानदारी और निराशा की अवस्था। तो ये आपकी 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इन चीज़ों को लगा लीजिएगा। संवेगात्मक विकास आपको मैंने बता दिया, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब हम कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आपसे वंशानुक्रम में एक चीज़ पूछ देता है कि वंशानुक्रम में के जो वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक कौन है, तो आप कहेंगे वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक, और सभी को पता होगा ग्रेगर जॉन
मेंडल। वंशानुक्रम सिद्धांत के जनक तो आप क्या कहेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने सबसे पहले 1866 ईस्वी में प्रयोग किया था किस पर दोस्तों, मटर के पौधे पर। और अगर हम बात कर लेते हैं अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपके जीन पियाजे हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, अधिगम की बात कर लेते हैं। अधिगम की अगर हम बात करते हैं, अधिगम को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, सीखना आयत्त ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन है। क्या कहा दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी, क्या कहा, सीखना आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये कहा। गिलफोर्ड जी के द्वारा कहा गया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और स्किनर जी के द्वारा कहा गया कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम के बारे में आपके मैंने इतनी परिभाषाएं बता दी। और अगर हम कह सकते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों में अर्जन करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो अधिगम कहलाती है वुडवर्थ जी के अनुसार। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आगे आपका, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक निवासी कहाँ के, तो दोस्तों थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी, अमेरिका के। कहाँ के निवासी, अमेरिका के। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया, तो आप लोग तुरंत बताएंगे यह सिद्धांत 1920 ईस्वी में दिया गया। और इसका दोस्तों नाम क्या था, तो आप लोग अभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में जा कर के। और उससे पहले हम थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में जान लेते हैं कि दोस्तों इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक दी, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक पुस्तक दी। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्होंने 3 दिए आपके मुख्य नियम, 3 दिए इन्होंने मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए। मुख्य नियमों से 3, पहला नियम तत्परता का नियम जिसको प्राथमिक नियम बोला जाता है, दूसरा आपका अभ्यास का नियम और तीसरा आपका प्रभाव का नियम। तो ये 3 नियम आपको दिए गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने दोस्तों, अभी मैंने आपसे पूछा कि इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया, तो दोस्तों इन्होंने थॉर्नडाइक जी ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक जी ने, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको ही हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि SR थ्योरी। SR थ्योरी हम इसी को बोलते हैं। और प्रयोग इन पर किस पर इन्होंने किया, तो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया। किस पर दोस्तों, बिल्ली पर प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग दोस्तों चूहे पर किया गया और उद्दीपक के रूप में रखा गया मृत मछली, इसीलिए इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, यानी कि SR थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पावलाव, आपके 1 नंबर के प्रश्न आपके यहीं से बन सकते हैं। पावलाव दोस्तों रूस के निवासी, डॉग पर प्रयोग किया। और इनका जो सिद्धांत था उसको क्या कहते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशन आपसे पूछता है, क्लासिकल कंडीशन, तो भी आप पावलाव को लिखेंगे। और ऐसे ही आपसे कह सकता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो भी आप पावलाव को लिखेंगे। इन्होंने भोजन, घंटी, ये वाला प्रयोग किया था, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्किनर की, ये सभी सिद्धांत आपके सिलेबस में। स्किनर प्रयोग चूहे पर प्रयोग किया और दूसरा आपका कबूतर पर प्रयोग किया। चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया। रहने वाले कहाँ के, अमेरिका के, निवासी अमेरिका के। और इनके सिद्धांत को क्या कहा गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और पुनर्वलन की सारणी तैयार करने वाले प्रथम जो आपके मनोवैज्ञानिक, ये आपके स्किनर। इसके बाद में अगर हम थोड़ा पुनर्वलन की बात करते हैं, तो पुनर्वलन क्या कहता है, पुनर्वलन कहता है आपको वांछनीय क्रियाओं को बढ़ाने के लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं पुनर्वलन वह बाहरी उद्दीपक है जो बालकों के सीखने की गति को निरंतर बनाए रखता है। पुनर्वलन वह बाहरी उद्दीपक है जो बालकों की सीखने की गति को निरंतर बनाए रखता है। यह होता है धनात्मक और आपका होता है ऋणात्मक। कैसा होता है दोस्तों, तो पुनर्वलन आपका एक होगा धनात्मक और दूसरा होगा आपका ऋणात्मक। 2 प्रकार के पुनर्वलन होते हैं। और धनात्मक में आपके 2 प्रकार के, एक आपका होगा सकारात्मक, और इसमें सकारात्मक में आपका सतत, यानी कि कक्षा में पढ़ाते समय हमेशा आंशिक। दोस्तों
कक्षा में हमेशा पढ़ाते समय आंशिक पुनर्वर्णन का प्रयोग किया जाता है, ना कि सतत पुनर्वर्णन का। इसके बाद हम बात करते हैं सूझबूझ का सिद्धांत। किसका दोस्तों? सूझबूझ का सिद्धांत। सूझबूझ का सिद्धांत तो दोस्तों यह दिया गया अमेरिका के रहने वाले कोहलर जी ने, कोहलर ने दिया, और दोस्तों वन मानुष पर प्रयोग किया, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। जिसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। जिसका नाम था सुल्तान। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया, कब प्रतिपादित किया? और पुनर्वर्णन का सिद्धांत सीएल हल के द्वारा दिया गया। इन्होंने प्राणी यानी कि व्यक्ति पर जो कि परीक्षण किया था। अब हम अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो दोस्तों आपके हो गए जीन पियाजे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, 4 प्रकार के इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 जो स्टेप दिए, 4 चरण दिए। निवासी कहाँ के? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड के निवासी। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के निवासी। जन्म कब हुआ? 1896 में। और दोस्तों इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इन्होंने जो 4 सिद्धांत दिए, पहला आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की। उसके बाद में आपकी प्राक प्रचलनात्मक अवस्था, उसमें कहेंगे 2 से 7 वर्ष की। उसके बाद में हम कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो 7 से 11 वर्ष की। उसके बाद में चौथी अवस्था औपचारिक या अमूर्त, तो दोस्तों यह आपकी हो जाएगी 11 से 14 के बीच में। इतना आप लोग समझ गए होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको लगा सकते हैं। और बाकी आपके में जो जितने भी मैंने आपको बताए, और इनके इसके बाद में एक और बचे हैं आपके, गेने, रॉबर्ट गेने। दोस्तों द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी? गेने की। अधिगम का सोपान की सिद्धांत किसने दिया? गेने ने बताया। और 8 प्रकार के अधिगम वहां पर बताए, संकेतक अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, संकलन अधिगम, और आपका शाब्दिक अधिगम, और प्रत्यय अधिगम, विभेदी अधिगम, नियम अधिगम, और समस्या समाधान अधिगम। तो इतने दोस्तों आपको बताए गए, इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम के बारे में आपको बताया। इसके बारे में अगर हम व्यक्तित्व की बात करेंगे थोड़ा सा, तो व्यक्तित्व जो है कि है आपका पर्सनालिटी शब्द से, जो कि पर्सोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? वेशभूषा। क्या होता है दोस्तों? वेशभूषा इसका अर्थ होता है। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? वेशभूषा होता है। और अल्बर्ट के अनुसार अगर बात की जाए, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोशारीरिक और गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता रहता है। तो दोस्तों व्यक्तित्व के गुण क्या होते हैं? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक गुण। व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जहाँ पर हम अगर शारीरिक की बात करते हैं तो दुर्बल, सुडौल और गोलाकार आते हैं लोग। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सामाजिक, समाजशास्त्री के अनुसार तो सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, कलात्मक और सामाजिक। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बाहिर्मुखी होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उभयमुखी होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया गया। और उसके बाद में भाषा का विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लगाइएगा यूनिट 5, और यूनिट 5 से आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलता है। चलिए उसको दोहरा लेते हैं, और उसके बाद में आपके जो जितने भी सिद्धांत थे लगभग मैंने समाप्त कर दिए हैं। यूनिट 5 आपको व्यवहार के बारे में आपसे पूछेगा कि व्यवहार क्या होता है, या बच्चों के व्यवहार प्रबंधन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो व्यवहार क्या होता है? व्यवहार हमारे क्रियाकलाप का आभास्य अंक है, जिसमें बाह्य क्रिया, संवेग, चिंतन, संवेग, समस्या समाधान के व्यक्तित्व के पहलू करने की आदि जो क्षमताएं होती हैं वो समाहित होती हैं। व्यक्तित्व जो आपका व्यवहार होता है वो 2 प्रकार का, एक आपका कौशल व्यवहार होता है, और दूसरा आपका समस्या व्यवहार होता है। तो कौशल व्यवहार के अंतर्गत क्या होता है? या एक ऐसा व्यवहार होता है जिसमें मानसिक रूप से बच्चों की आयु, लिंग, देश काल व वातावरण तथा समायोजन प्रक्रिया में सहायता करने में जो होता है उसके कौशल व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। समस्या व्यवहार क्या होता है? यह व्यवहार ऐसा व्यवहार है जो कि व्यक्ति का उचित वातावरण के साथ में उचित समायोजन में बाधा उत्पन्न करता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने के लिए बाधा उत्पन्न करता है। दोस्तों ये क्या कहलाएगा? आपका समस्या व्यवहार। चिड़चिड़ापन, अनोखा व्यवहार, भय, स्वयं को मारना,
ये सभी क्या आपके उग्र व्यवहार, अति चंचलता, विद्रोही व्यवहार, ये सभी आपके क्या समस्या व्यवहार के अंतर्गत जाएंगे। और आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो जो आपका व्यवहार था उसके उद्देश्य क्या, तो इसका उद्देश्य और आकलन किस प्रकार से किया जाएगा। दोस्तों आकलन क्या होता है, प्रत्यक्ष आकलन और अप्रत्यक्ष आकलन, दो प्रकार से आकलन किया जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ABC मॉडल, यानी कि एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस मॉडल, ABC मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। और बुद्धि को पढ़ लीजिएगा। अगर हम बुद्धि के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं तो क्योंकि आपका ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में है और वहाँ पर आपको बुद्धि के बारे में सारी चीज़ें पहले से बता भी दी गई थी। तो अगर हम बुद्धि पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं तो अगर हम बुद्धि के बारे में कहते हैं तो इंपॉर्टेंट लगाइएगा सबसे पहले बुद्धि में IQ MA/CA × 100। अगर आपसे बुद्धि के बारे में पूछता है, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। बुद्धि को जो सफल परीक्षण था वो विनय ने किया था। और बुद्धि के बारे में अगर हम बात करें, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ में समायोजन करता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए। थॉर्नडाइक जी के अनुसार, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, पहला अमूर्त बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। और इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप सभी लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बुद्धि में पूछ सकता है। यह बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है, वुडवर्थ ने कहा, बकिंघम ने कहा। बुद्धि जो होती है वो सीखने की योग्यता होती है। और बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने किया, जो कि कहा कि इंग्लैंड के निवासी थे। और 1885 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने इसका बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और बताया कि बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि अमूर्त होती है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे बुद्धि के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। इसके बाद में अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो बात करेंगे यूनिट आपकी 5.5 समस्या व्यवहार का प्रबंधन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समस्या व्यवहार का प्रबंधन, कि बच्चों में जो समस्या व्यवहार है उसको हम प्रतिबंधित कैसे करेंगे, उनको हम प्रबंधन कैसे देंगे जिससे कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सके। तो दोस्तों क्या होता है, जब प्रत्यक्ष दंड विधियां और दंड विहीन विधियों की बात होती है तो प्रत्यक्ष दंड विधियों में क्या होता है, टाइम आउट होता है। पहला आपका बच्चे को उसकी स्थिति से थोड़ी देर के लिए बाहर कर देंगे, टाइम आउट के जरिए 5 से 10 मिनट के लिए बाहर कर सकते हैं। इसी में 2 होते हैं आपके, एक्सक्लूजन टाइम आउट और नॉन एक्सक्लूजन टाइम आउट। जहाँ पर हम नॉन एक्सक्लूजन में क्या करेंगे, वहाँ पर सामाजिक पुनर्बलन देंगे, उस पर बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे। और एक्सक्लूजन में क्या होता है दोस्तों, इसमें इस प्रकार में टाइम आउट के लिए जो भौतिक चीज़ें होती हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं प्रतिक्रिया मूल्यांकन की, ये भी कर सकते हैं। अति सुधार, धनात्मक अभ्यास, शारीरिक प्रतिबंध भी दे सकते हैं और विलोपन भी वहाँ पर लगा सकते हैं। और दंड विहीन विधियाँ क्या होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि विभेदी पुनर्बलन। यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से बच्चे की अवांछनीय व्यवहार को दूर करने के लिए किया जाता है। और यह एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसमें कि पुनर्बलन के आधार पर 2 उत्तेजनाओं में जो परिस्थिति होती है उसका विभेद कर सकते हैं। इसको सिखाया जाता है आपका विभेदी पुनर्बलन में। आपका DRO, DRA, DRI, DRR ये सभी जाएंगे आपके विभेदी पुनर्बलन के अंतर्गत। व्यवहार परिमार्जन क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग यूनिट 5 पढ़ लीजिएगा और यहीं से आपको निरीक्षण विधियां जो आपकी हैं यहीं से आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 10 नंबर में आपको यूनिट 5.4 जो है आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।